हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। नाउ आपने अभी एक न्यूज सुनी होगी कि भारत सरकार ने विमेन रिजर्वेशन बिल, जिसे 128वां संविधान संशोधन बिल 2023 भी कहते हैं, उसे लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर दिया है, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की सीट के लिए 1/3 रिजर्वेशन यानी 1/3 आरक्षण का प्रावधान करता है। ये बिल भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि अगर ये कानून का रूप ले लेता है तो इससे भारतीय समाज की दिशा बदल सकती है। इसका मतलब है कि ये बिल ना सिर्फ अपने आप में हिस्टोरिक है बल्कि फ्यूचरिस्टिक भी है। समझेंगे क्या है ये विमेन रिजर्वेशन बिल, इसके की प्रोविजंस कौन कौन से हैं, मतलब इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं, और अगर ये बिल कानून का रूप ले लेता है तो इससे भारत को क्या फायदा होगा, इसका इम्पैक्ट इंडियन सोसाइटी पर क्या पड़ेगा, और साथ में ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि इस विमेन रिजर्वेशन बिल के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं, इसके इम्प्लीमेंटेशन यानी इसके कार्यान्वयन के लिए हमारे सामने कौन कौन सी चुनौती उभर कर आने वाली है। नाउ सबसे पहले समझते हैं कि ये बिल आखिर है क्या। फ्रेंड्स, ये विमेन रिजर्वेशन बिल महिलाओं के लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात करता है, जिसका उद्देश्य लोकसभा, राज्य विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महिलाओं के लिए 1/3 यानी 1/3 सीट को रिजर्व करके उन्हें पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड करना है, मतलब राजनीतिक न्याय प्रदान करना है। इस बिल के की प्रोविजंस पर बात करें तो इस बिल में प्रावधान है कि ये 1/3 रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब की महिलाओं के लिए है। इस बिल के कानून का रूप लेने के बाद ये रिजर्वेशन 15 सालों के लिए है। इसका मतलब है कि कानून लागू होने के बाद से 15 साल के बाद इस आरक्षण को, इस रिजर्वेशन को खत्म कर दिया जाएगा। हालांकि इस बिल में ये प्रावधान भी है कि संसद कानून द्वारा इस रिजर्वेशन की जो समय सीमा है वो 15 साल से आगे भी बढ़ा सकती है। महिलाओं के लिए ये रिजर्व सीटें रोटेशनल नेचर की होगी, मतलब ये कि महिलाओं के लिए ये सीटें परमानेंटली फिक्स नहीं की जाएगी बल्कि इन्हें हर इलेक्शन के टाइम रोटेट कर दिया जाएगा। इस बिल के प्रावधान डिलिमिटेशन प्रोसेस यानी परिसीमन की प्रक्रिया के बाद ही प्रभावी होंगे। इसका मतलब है कि अभी जो जनगणना होगी उससे जो डेटा कलेक्ट किए जाएंगे उसी पर ये रिजर्वेशन बेस्ड होगा। ये अमेंडमेंट्स लोकसभा और विधानसभाओं के भंग होने के बाद ही लागू होंगे। इसका मतलब है कि इस बिल के प्रावधान तभी लागू होंगे जब लोकसभा और प्रत्येक राज्य विधानसभा अपना कार्यकाल पूरा कर लेगी या नए चुनाव के लिए जाएगी। ये तो होगा इसके की प्रोविजन, लेकिन आपको समझना होगा कि ये विमेन रिजर्वेशन बिल आरक्षण की मांग की प्रक्रिया से एक लंबे समय से गुजरा है। इसका मतलब है कि इस तरह के प्रयास भारत के आजाद होने के बाद कई बार किए गए, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी मुश्किलों के चलते ये विधेयक कभी पास ही नहीं हो पाया था। फॉर एग्जाम्पल 1996 यानी 1996 में विमेन रिजर्वेशन बिल पहली बार देवगौड़ा सरकार द्वारा 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया गया था, और इस बिल को गीता मुखर्जी की अध्यक्षता वाली सेलेक्ट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट को रेफर कर दिया गया था, यानी संसद की प्रवर समिति के पास भेजा गया था। लेकिन उस समय लोकसभा के भंग होने के बाद ये बिल निष्प्रभावी हो गया। फिर 1999 में एनडीए की सरकार ने इसे फिर से पेश किया और फिर उसके बाद 2003 में इसे 2 बार पेश किया गया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। फिर 2004 में यूपीए गवर्नमेंट ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत इसे राज्यसभा में पेश किया ताकि ये लोकसभा के भंग होने के चलते खत्म ना हो जाए, लेकिन उसका फायदा कुछ नहीं हुआ। फिर 2010 में 108वें संविधान संशोधन विधेयक 2008 के रूप में इसे पेश किया गया। इस बिल की इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इस बिल को राज्यसभा ने पास कर दिया था, लेकिन लोकसभा में ये लैप्स हो गया क्योंकि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इसके सपोर्ट में नहीं थी, क्योंकि इस बिल में महिलाओं के लिए 33% कोटे के भीतर, ओबीसी के लिए 33% यानी 33% रिजर्वेशन की मांग की थी। मतलब ये कि जो रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जा रहा है उसके भीतर भी 33% का रिजर्वेशन ओबीसी के लिए होना चाहिए। इसका मतलब है कि ये बिल पिछले 25 से 30 सालों से अटका हुआ था, लेकिन अब इसे पार्लियामेंट के स्पेशल सीजन में फिर से इंट्रोड्यूस किया गया और ऐसी उम्मीद भी की जा रही है कि ये जल्द ही कानून का रूप ले लेगा। अब बात करते हैं कि अगर ये बिल कानून का रूप ले लेता है तो इससे भारत को क्या फायदा होगा, इंडिया को क्या फायदा होगा। फ्रेंड्स, अगर ये कानून बनता है तो इससे ये साबित हो जाएगा कि भारतीय लोकतंत्र भारत
के संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण की बात करता है। मोटे तौर पर कहें तो ये इक्वलिटी की बात करता है, समानता की बात करता है कि चाहे मेल हो या फीमेल, गर्ल्स हो या बॉय, आदमी हो या औरत, लड़का हो या लड़की, सभी संविधान की नजर में बराबर है और भारतीय संविधान किसी के भी बीच किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करता। सेकंड ये कि इस कदम से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन यानी राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, यानी इंक्रीज होगा। आप यकीन नहीं करोगे कि महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन में भारत अफ्रीका, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका से भी पीछे है। ऐसे में अगर ये कानून बनता है तो इससे डेफिनेटली विमेन्स का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज होगा। फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है कि जब जब वीमेन के हाथों में लीडरशिप आई है, उन्होंने हमेशा बड़े पैमाने पर बदलाव किए हैं। बहुत सारी स्टडीज ये बताती है कि जहां पर भी महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया, उनमें से ज्यादातर जगहों पर महिलाओं ने विमेन एम्पावरमेंट का काम किया, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की, बच्चों को स्कूल पहुंचाया एंड लोकल लेवल पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम किया। इसका मतलब है कि अगर ये कानून बनता है तो भारत में जो वेलफेयर स्कीम्स है वो काफी अच्छी तरह काम करेगी। फ्रेंड्स, आप सभी जानते होंगे कि भारतीय समाज पितृसत्तात्मक की मानसिकता से जकड़ा हुआ है और पितृसत्तात्मक की ये मानसिकता इंडियन पॉलिटिक्स में भी दिखाई देती है। ऐसे में अगर ये कानून बनता है तो ये बिल भारतीय समाज में मौजूद पितृसत्ता की मानसिकता को तोड़ने के लिए एक अहम कदम साबित हो सकता है। इसका एक फायदा रूढ़िवादिता के ऊपर चोट के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि अगर देश को विमेन पॉलिटिशियंस मिलेंगी तो लोगों की ये सोच चेंज होगी कि महिलाएं सिर्फ घरेलू कामकाजों के लिए नहीं है, बल्कि वो लॉ मेकिंग का काम कर सकती है, पॉलिसी मेकिंग का काम कर सकती है, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का काम कर सकती है, वेलफेयर का काम कर सकती है। इस टाइप से अगर संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीट रिजर्व की जाती है तो इससे डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स यानी राजनीति के अपराधीकरण पर भी लगाम लगेगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इन द प्रेजेंट लोकसभा बहुत सारे एमपीज हैं जिनके ऊपर रेप, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग और क्राइम्स अगेंस्ट विमेन के लिए सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। ऐसे में देश को अगर विमेन पॉलिटिशियंस मिलती हैं तो राजनीति में जिस तरह का अपराध बढ़ रहा है उससे शायद हमें छुटकारा मिल सकता है। आप सभी जानते हैं कि भारत में विमेन के अगेंस्ट क्राइम कितने होते हैं। ऐसा कोई सा दिन नहीं जाता जिस दिन अखबारों में रेप की खबरें नहीं आती। ऐसे में अगर विमेन रिजर्वेशन बिल कानून का रूप ले लेता है तो इससे सोसाइटी में महिलाओं के प्रति जो अपराध होते हैं वो काफी हद तक कम हो जाएंगे। ये सभी तो हो गई फायदे की बात, लेकिन इस विमेन रिजर्वेशन बिल के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। फॉर एग्जांपल, ये बिल सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स विमेन को ही रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाता है, इसमें ओबीसी विमेन शामिल नहीं है और यही कारण था कि 2010 में पार्लियामेंट में ये बिल लैप्स हो गया था। सेकंड सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इस बिल का रिजर्वेशन सिर्फ लोकसभा और राज्य विधानसभाओं तक ही सीमित है। इसमें राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषदें शामिल नहीं हैं। ऐसे में ये बिल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के पिलर्स को कमजोर करता है। इस बिल के सामने सबसे बड़ा चैलेंज इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर होने वाला है, क्योंकि भारत में पंचायत इस बात की विटनेस है लोकल बॉडीज में यानी पंचायत और नगर पालिका के स्तर पर महिलाओं को 1/3 आरक्षण मिलता है, लेकिन वे 1/3 सीट सिर्फ एक प्रतीक है, एक सिंबल है, एक कठपुतली है, क्योंकि महिलाओं के लिए रिजर्व इन सीट की रियल पावर का इस्तेमाल उनके पति लोग करते हैं और इस बिल के सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज है। फ्रेंड्स, कुछ लोगों का मानना है कि विमेंस के लिए सीट को रिजर्व कर देने से वोटर की चॉइस रेस्ट्रिक्ट हो सकती है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को दूसरी महिलाओं को वोट देना है तो वो क्या करेगा, उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं रहेंगे। विपक्षी दलों ने इस बिल के अल्टरनेट के रूप में एक अलग मेथड बताई है। उनका ये मानना है इसकी जगह पर रिजर्वेशन फॉर वीमेन इन पॉलिटिकल पार्टीज एंड डुअल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रावधान किया जाए, यानी ये रिजर्वेशन पॉलिटिकल पार्टीज में किए जाएं और हर निर्वाचन क्षेत्र में एक पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से 2 एमपी शामिल किए जाएं, जिसमें से एक विमेन हो, एक महिला हो।
इससे लोगों के पास वोट करने की चॉइस होगी और लोग अपने वोट सही व्यक्ति को दे पाएंगे। फ्रेंड्स, देखना दिलचस्प होगा कि यह विमेन रिजर्वेशन बिल अगर कानून का रूप ले लेता है तो इससे किस हद तक विमेन एम्पावरमेंट होगा। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इस बिल की कमियों को दूर करके अगर इसे अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है तो डेफिनेटली ये इंडियन डेमोक्रेसी के लिए, इंडियन सोसाइटी के लिए और इंडिया के बेस्ट फ्यूचर के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।